जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखीर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अदालत उज़्मा इस मामले पर समाअत के लिए तैयार हो गई है। इस मामले पर 11 जुलाई के बाद अदालत में समाअत होगी। दफा 370 की समाअत के बाद 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए कहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है 11 जुलाई के बाद इस पर अदालत में समाअत होगी, लेकिन साथ ही कहा कि अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए भी कहा है। क्या कुछ बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए? जी देखिए, साफ तौर से जिलानी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में साफ तौर से ये मांग की गई थी कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो फिलहाल संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं, लिहाजा उनके इन अधिकारों को कहीं ना कहीं पाने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। और यही वजह है कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पैंथर्स पार्टी के द्वारा दाखिल की गई। इस पूरे मामले में सुनवाई से पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हन और मनोज मिश्रा की तरफ से लगभग 5 से 7 मिनट तक बातचीत हुई। आपस में उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने ये एडमिट किया कि इस पूरी याचिका को वो सुनवाई के लिए रखते हैं अपने पास। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार कोर्ट में यह प्रेस किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि आर्टिकल 370 की जो संवैधानिकता है उसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो उस पूरे प्रकरण को 11 जुलाई को सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के द्वारा की जानी है तो उसके बाद इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए रखा जा सकता है। चूंकि मामला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर अपने आप में जुड़ा हुआ है, तो याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया गया था, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि अगर किसी भी राज्य की जो असेंबली है वो अगर समय से पहले भंग हो जाए, जैसे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी वर्सेस राजवीर की एक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था कि अगर किसी भी राज्य में असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो विगत 6 महीने के भीतर उस राज्य में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके चुनाव करवाना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चुनाव नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संवैधानिक जो अवहेलना है या संवैधानिक जो उल्लंघन है उसका भी कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता के द्वारा ये बात अपनी याचिका में शामिल की गई है। और ये कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, लिहाजा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई के लिए अपने आप को तैयार किया और साफ तौर से यह कहा कि संबंधित जो पक्षकार हैं यानी कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों लोगों को याचिका की जो कॉपी है वो सौंपी जाए और 11 जुलाई के बाद इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए फिलहाल रखा गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 की संवैधानिकता एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए, तो निश्चित रूप से उस पूरे मामले को लेकर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई ना की जाए। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने पास रखा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी कुछ मामलों की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको फिलहाल पूरा किया जाना है। और ऐसे में अभी फिलहाल चुनाव को लेकर जिस प्रकार से जो और चीजें आवश्यक होती है एक राज्य में, सीटों को लेकर या परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो इन तमाम प्रकरणों को पूरा करना बाकी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की जो प्रक्रिया है जिलानी वो लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी ये चाहती हैं कि अब वहां पर एक चुनी हुई सरकार को होना बहुत आवश्यक है। और यह आवश्यक इसलिए भी है कि किसी भी राज्य को लंबे समय तक बिना किसी चुनी हुई सरकार के नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ प्रशासनिक इशू हैं, वहां के नागरिकों के कुछ अपने अधिकार हैं जिसको फिलहाल लेना या जिसको पाना उनका संवैधानिक दायित्व है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अपने पास लंबित रखा है
ये माना जा रहा है कि 11 जुलाई को जब आर्टिकल 370 की संवैधानिकता के मामले पर एक रूपरेखा तय कर ली जाएगी तो उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी और भविष्य में जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। जी सुशील, जिस तरह से आपने कहा कि 370 की जो सुनवाई होगी उसके बाद इस मामले पर समाअत होगी इंतखाब इलेक्शन को लेकर, 370 के मामले पर क्या कुछ याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पर किस तरह की सुनवाई होगी, क्या कुछ उस वक्त तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद, चूंकि फिर इलेक्शन के ऊपर भी बात होनी है, तो क्या इम्कानात याचिकाकर्ता की तरफ से जाहिर किए गए हैं कि इलेक्शन क्या इस साल हो जाए या अगले साल? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिलहाल आर्टिकल 370 को लेकर है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश को इंट्रोड्यूस करके जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक कर दिया था, उसको हटा दिया था। तो वो जो फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया, क्या वो फैसला सही है या नहीं सही है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक संवैधानिक मुद्दा है जिसको 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा तय किया जाना है। तो बिना इस प्रक्रिया को सुने सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की संवैधानिकता। चूंकि केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है और उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दी गई है तो उस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब आगे बढ़ेगा और इस मामले में कोई फैसला देगा तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को लेकर कुछ और फैसला देता है तो फिर इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बन पाता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझकर ऐसा फैसला लिया है। चूंकि आर्टिकल 370 के मामले में जो सुनवाई होनी है वो 11 जुलाई को ये माना जा रहा है कि एक रूपरेखा तय की जाएगी कि किस दिन से जो आर्टिकल 370 है उस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाए। चूंकि ये माना जा चुका है कि अगस्त के अंत तक आर्टिकल 370 के मामले की सुनवाई हो सकता है कि पूरी हो जाए, तो ये मान के चलते हैं कि अगस्त में अगर इस पूरी सुनवाई को पूरा किया जाता है तो निश्चित रूप से इस याचिका पर सुनवाई का जो रास्ता है वो खुलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में और इस पूरे प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने पास इस मैटर को रखा है ताकि भविष्य में इस याचिका पर सुनवाई की जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाए उसको लेकर सुनवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि सुशील ने बताया कि अदालत में जो कुछ बातचीत हुई उसमें 370 पर जो कुछ तस्वीर साफ होगी उसके बाद ही असेंबली इंतखाबात को लेकर इस पर सुनवाई होगी। मामला 370 के बाद ही सुना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बेजमीनों को जमीन अलॉट करने का फैसले के मामले में महबूबा मुफ्ती की मुखालफत पर LG इंतजामिया ने पॉइंट वाइज जवाब दिया है। ऑफिशियल बयान के मुताबिक लाभार्थियों को बाकायदा पहचान करने के लिए सर्वे किया गया और 2 लाख लोगों को जमीन अलॉट करने के महबूबा मुफ्ती के दावे को गलत किया है। सर्वे की बुनियाद पर 2711 मामलों की पहचान हुई है। LG इंतजामिया के जवाब का PDP ने भी जवाब दिया। PDP ने कहा कि बेघर लोगों की तादाद में उछाल का अहम सवाल अब भी मौजूद है, इसलिए शुबा पैदा होता है। इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, सरकार के और PDP के बीच यानी LG सरकार के बीच और PDP के बीच सवाल जवाब हुए, आंकड़े बताने की बात हो रही है, क्या कुछ तय हुआ है? सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है महबूबा मुफ्ती का? अब बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें ये कल रात से ही जो है बयान जवाब और बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जब PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए सरकार पे कि वो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके बाहर से लोगों को यहाँ पे लाना चाहती है, इंपोर्ट करना चाहती है सरकार और उनको यहाँ पे सेटल करना चाहती है, तो उसके शाम में ही जो PM आवास योजना के जो स्पोक्स पर्सन है उनका एक रिबटल आया था इस हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था
कि जो 2011 SECC का जो सेंसस था उसमें 2.5 लाख करीब जो है 2,57,000 के करीब जो हैं वो होमलेस बेनिफिशरीज पाए गए। यहाँ पे दो बातें उन्होंने इस अपने रिबटल में साफ कर दी हैं। पहला ये कि जो नॉन लोकल हैं जम्मू कश्मीर के बाहर का जो है उसमें इन बेनिफिशरीज में वैसा कोई नहीं है, किसी नॉन लोकल को ज़मीन नहीं दी जा रही है। दूसरा जो उन्होंने एक और मुद्दा जो यहाँ पे है, जो एक मसला था वो क्लियर कर दिया, वो ये है कि किसी भी लॉ को बेंड नहीं किया जाता है, किसी भी लैंड को लॉ को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस रिबटल के फौरन बाद जो है PDP ने भी अपना जो है जवाबी रिबटल इसमें आज सुबह ही दिया है, जिसमें PDP का ये कहना था कि जो सवाल उन्होंने उठाया था कि अगर 2021 के सेंसस में अगर 19,000 जो है होमलेस पाए गए तो आज 2023 में कैसे ये बताया जा रहा है कि ये तादाद जो है वो 1,99,000 तक पहुंची है। ये PDP का जो है अपने जो उसने रिबटल के बाद जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है। कुल मिला के देखें तो ये बयानबाजियां जो हैं ये लगातार जारी है। कल से हमने देखा जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि काफ़ी सारे इल्ज़ामात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया कि उनका ये भी कहना था कि कश्मीर जो कि ग्रीन बेल्ट है उसको एक स्लम में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक झुग्गी झोपड़ी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, खासतौर अगर हम BJP की बात करें तो BJP की तरफ से काफ़ी अपोजिशन हुई है इस बयान की। BJP का ये भी कहना है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो। तो अभी जो है बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कल परसों में ये मुद्दा जो है वो किस करवट रंग लेता है। लेकिन जिस तरह के जो इशारे कल PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दिए थे कि इस पे यूनिटी होनी चाहिए जम्मू के अवाम की और कश्मीर के अवाम की, क्योंकि उनका कहना था कि जम्मू के जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर होंगे इससे अगर नॉन लोकल्स को वहाँ पे बसाया गया। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा उन्होंने उठाया उनका ये कहना था कि अगर इनको फ्री लैंड्स देने ही है 5 मरला तो सबसे पहले जो डिजर्व करते हैं वो पंडित कम्युनिटी के लोग हैं जिनको यहाँ से माइग्रेशन करना पड़ा, जो कि जम्मू में काफ़ी एक अबतर हालत में रह रहे हैं, तो उनको पहले दिया जाना चाहिए था, न कि बाकी जो मुल्क है वहाँ से स्लम्स वगैरह को यहाँ पे इंपोर्ट करना। ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को लद्दाख और लेह के लोगों की तरह यूनाइट होके इस मुद्दे के खिलाफ लड़ना चाहिए। और उनका भी खुद का मानना है कि उनका साफ कहना था कि अगर नॉन लोकल्स को यहाँ पे बसाया जाता है तो वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बहरहाल सरकार ने भी सीधे तौर पर जवाब दिया है। PDP महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात का और उन सवालों का जवाब दिया गया है। जैसा कि कहा गया कि सर्वे की बुनियाद पर 2711 मामलों की पहचान हुई है और इसमें जो उछाल है एक तरह से LG इंतजामिया के जवाब का PDP ने भी, जैसा कि परवेज ने कहा, कि जवाब दिया है। इस पूरे मुद्दे पर मजीद जानकारी के लिए बात करेंगे कि किस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर में इस जमीन मामले को लेकर हो रही है। समीर हमारे नुमाइंदे जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और सरकार के बीच सवाल जवाब हुआ, आज सुबह भी परवेज ने भी जैसा कि बताया कि आज भी कुछ सवाल हुए, उसके जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कुछ तय किया गया है, किस तारीख से देंगे, किसको बेजमीन माना जाए, किसको बेघर माना जाएगा, क्या कुछ चीजें सरकार की तरफ से साफ की गई हैं? देखिए, सरकार ने अपनी वजाहत तो दे दी है। सरकार ये कह रही है कि देखिए ये जो जमीन देने का जो प्रक्रिया है ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक वाहिद जगह थी या यूटी थी जहां पे ये जमीन नहीं दी जाती। अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो जो जमीन जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाती है। बाकी स्टेट्स में यूटीज में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक वाहिद जगह थी। और आपको याद होगा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चला था तो उसमें तकरीबन 22 लाख कनाल जो जमीन है वो एनक्रोचड है एज पर द ऑफिशियल डाटा, और उसमें
जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था उसमें 15 लाख के करीब 15 लाख कनाल के करीब जो जमीन है उसको रिट्रीव किया गया था। तो गवर्नमेंट की एक मंशा ये है कि उस जमीन से जो रिट्रीव की गई है उसी जमीन का कुछ हिस्सा जो यहाँ लैंडलेस लोग होमलेस हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है, और जो गवर्नमेंट के आदत शुमार है तकरीबन 2 लाख ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं, अपना मकान नहीं है। तो गवर्नमेंट की मंशा ये है कि उनको जमीन दी जाए और उसके बाद ये मकान बनाया जाए, और उस पर जो सियासत है वो इतनी तेजी से हुई है। और देखिए कल तक महबूबा मुफ्ती इस पर जबरदस्त टारगेट कर रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बड़ी सख्त नुक्ताचीनी की सरकार की। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सवालिया निशान उठाया, और तो जाहिर तौर पर जो सियासत है इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, बीजेपी ने साफ तौर पर आज भी रविंद्र रैना से जब मैंने पूछा इस पर कि पीडीपी जो गवर्नमेंट का वर्जन है उससे सेटिस्फाई नहीं दिख रही है, तब तक उमर अब्दुल्ला का वर्जन भी आ गया था। तो उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये फ्रस्ट्रेट है और उनको ये समझना चाहिए कि जो पंच सरपंच उनकी पार्टी से हैं उनसे पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी आइडेंटिफिकेशन करनी है अगर जो फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें किसी पार्टी का नहीं देखा गया है कि ये पार्टी इस पार्टी का है या उस पार्टी का है, उसमें देखा गया है कि जो गरीब है जिनके पास अपनी जमीन अपना मकान नहीं है उनको ये जमीन दी जाए। तो उसमें पीडीपी के भी वर्कर है, पीडीपी के भी सपोर्टर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बाकी पार्टीज के भी हैं। तो रविंद्र रैना का कहना था कि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को ये देखना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए अपने वर्कर उनसे, अपने पंचों सरपंचों से जिन्होंने वो लिस्टें तैयार की हैं। देखिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक प्रक्रिया का पालन किया है जिसमें पंच सरपंचों को कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, डीडीसी मेंबर्स को लिया है, डीडीसी चेयरपर्सन को लिया गया है, और उसके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने सर्वे बाकायदा इसमें किया है, जिसके तहत अगर बता दें तो 1,83,000 जो लोग हैं जो होमलेस हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज में रहते हैं। तो उनको जमीन अगर दी जाएगी और फिर पीएमएवाई के तहत उनको फाइनेंशियल एड मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो अपना मकान बना सकते हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर है और सरकार इस बात को खारिज कर रही है कि कोई भी बाहर का लोग है। देखिए उसी पर सबसे ज्यादा कंसर्न अपोजिशन पार्टीज का, अपोजिशन ये कहती है कि आप इस बहाने जो बाहर से लोग हैं, क्योंकि आपने एक उछाल दिखाया है 2021 में आप कुछ ही लोगों को कर रहे थे जो आप 2 लाख पहुंच गया है, पहले आप 19,000 समथिंग दिखा रहे थे, तो आप 2 लाख लोगों को होमलेस दिखा रहे हैं। तो ये उछाल है, ये एक वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से हैं उनको आप यहाँ पे बसाना चाहते हैं, उनको जमीन देके वो यहाँ पे सिटीजन बनेंगे और फिर वोटर आप उसको एज अ वोट बैंक इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार पे जो बीजेपी खासकर उस पर यही नुक्ताचीनी है, सरकार पे यही नुक्ताचीनी है कि सरकार इस चीज को खारिज कर रही है। आपने देखा सरकार का जो क्लैरिफिकेशन भी आया है उसमें उन्होंने साफ कहा कि कोई भी बाहर का है उसको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसके डॉक्यूमेंटेशन देनी है, जो आप अगर जमीन ले रहे हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें आधार कार्ड है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर के। लेकिन देखिए उसमें एक और बिंदु जो पीडीपी की तरफ से उठाया गया वो ये कि आपने यहाँ पे फ्लैट बनाए जम्मू में कई जगहों पे, जो नॉन लोकल लेबरर के लिए आपने कहा कि उनको वहां पे एज अ बसाएंगे, उनको वहां पे रेंट पे और नॉमिनल रेंट्स पर उनको वहां पे बसाएंगे। तो ये भी एक साजिश है यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की एक साजिश है। तो उसमें सरकार की तरफ से साफ है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक होगा जमीन पर। जी बिल्कुल, सरकार का ये कहना है कि इस पे जमीन का हक जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का ही है, इसमें कोई भी बात नहीं है कि जो बाहर का आएगा उस पे किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और ये जमीन उन्हीं को दी जाएगी जो गरीब है, जिनके पास कोई भी आमदनी का सोर्स नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। किसी बार पहले अगर जमीन भी थी तो उनसे वो जमीन किसी न किसी तरीके से रही नहीं, तो उनको जमीन दी जाएगी। उनको जमीन जब 5 मरला दिया जाएगा तो उसमें वो अपना आशियाना बना सकते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, उनकी जिंदगी में थोड़ी सुधार हो। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये आप समझिए कि इस पे सियासत बहुत हो रही है, और महबूबा मुफ्ती के जो सवाल है, उम्मीद है कि सरकार का ये जवाब महबूबा मुफ्ती को समझ आया हो, महबूबा मुफ्ती के सवाल का जवाब उनको मिल गया हो कि सरकार क्लियर कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर के ही गरीबों का वहां की जमीन पर उसका हक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
1200 plus reporters, 60 आज का पंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, लोकतंत्र प्रहरी योजना का मामला। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, हिमाचल सरकार पर पड़ रहा था बोझ, 3.5 करोड़ रुपए का गैर जरूरी माली बोझ, माली हालत स्कीम की इजाजत नहीं देती। बीजेपी फ्रीडम फाइटर्स का कंपैरिजन लोकतंत्र प्रहरियों से कर रही है। तो बड़ी खबर, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या है ये पूरा मामला जिस पर सरकार की ये सफाई है? दरअसल हिमाचल सरकार ने बजट सेशन के दौरान 2 विधेयक पास किए थे। पहला विधेयक था सुखाश्रय योजना को लेकर और दूसरा विधेयक था लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद करने पर, और ये दोनों विधेयक राज्यपाल को भेजे थे, जिसके बाद राज्यपाल ने हिमाचल सरकार की सहमति के साथ सुखाश्रय योजना का विधेयक केंद्र सरकार को भेजा, क्योंकि केंद्र सरकार का पहले से इसके ऊपर नियम थे, पहले से कानून है, उनको क्लैश कहीं न कहीं हो रहे थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। तो फिर हिमाचल सरकार देश में पहला राज्य है जिसने विधानसभा से इस प्रकार का विधेयक पारित किया है। तो ऐसे में हिमाचल सरकार की सहमति के साथ पहला विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है, और दूसरा विधेयक था लोकतंत्र प्रहरी योजना, जिसके ऊपर राज्यपाल ने केंद्र सरकार से सवाल जवाब मांगा है कि क्या कारण रहे जिसके कारण हिमाचल सरकार को लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करनी पड़ी। इसके लेकर एक सवाल आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि विधेयक राज्यपाल के पास है, ऐसे में कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन योजना के ऊपर जरूर कहना चाहेंगे। लोकतंत्र प्रहरी योजना के माध्यम से भाजपा जो इमरजेंसी के दौरान जेल भाजपा के नेता गए थे, उनका कंपैरिजन स्वतंत्रता सेनानियों से करने की कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरह से, क्योंकि भाजपा में ऐसे कोई नेता नहीं रहे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया हो, नोटेबल योगदान उनका रहा हो। ऐसे में भाजपा लोकतंत्र प्रहरी योजना के माध्यम से उनका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही थी। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पहले से, दूसरा इस प्रकार की योजना से 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हिमाचल के खजाने के ऊपर पड़ रहा था। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी जब ये बिल पास किया गया था बजट सत्र के दौरान, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को ये वित्तीय लाभ मिल रहा है इस योजना के माध्यम से, मासिक भत्ता मिल रहा है, जिनको जरूरत नहीं है, जो वेल सेटल्ड हैं और करोड़ों रुपए ITR भरते हैं। तो ऐसे में ना उन लोगों को कोई जरूरत है और प्रदेश सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। उसके अलावा भाजपा कहीं ना कहीं दर्शाने की इनडायरेक्ट वे में कोशिश कर रही थी कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इनका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही थी। इमरजेंसी के दौरान जो हालात थे वो ठीक नहीं थे और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इन लोगों को जेल में डाला गया था। ये बात विक्रमादित्य सिंह ने कही। तो इस बिल के माध्यम से विक्रमादित्य सिंह ने आज एक बार फिर भाजपा के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि इस बिल को लाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सहायता राशि की जरूरत इन लोगों को नहीं है जो उस वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, क्योंकि इनमें से लगभग सभी लोग वेल सेटल्ड हैं और अच्छी खासी इनकम इन लोगों की हो रही है। और जहां तक राज्यपाल की बात है तो उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि
विधेयक राज्यपाल के पास है वो अपने हिसाब से चीजों को देखे हैं और उसके ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन इन दोनों अगर हम बिलों की बात करें, दोनों विधेयकों की बात करें, तो दोनों विधेयकों में सुखाश्रय योजना का जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए है, और जो स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता प्रहरी जो विधेयक है वो राज्यपाल की तरफ से हिमाचल सरकार के पास भेजा गया है कमेंट के लिए। अब हिमाचल सरकार इसको वापस रिप्लाई के साथ गवर्नर को भेजेगी, उसके बाद फिर देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम चाहे ठंडा है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल लगातार गर्म है, पक्ष और विपक्ष लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, और शायद धीरे धीरे ये बयानबाजी अब बढ़ती भी रहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां अब तैयारी में भी जुट गई हैं लोकसभा चुनावों की। तो हम आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार के मुद्दे देख सकते हैं, अब दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा सकते हैं, भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। जी राजेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार का जो कहना है कि इसमें इस स्कीम का जो फायदा मिल रहा है उसका जो क्राइटेरिया है कि उसके दायरे में वो नहीं आते जिसको लाभ मिल रहा है, इसी वजह से क्या ये एक वजह है जिसकी वजह से स्कीम को बंद किया जा रहा है, या फिर माली बोझ बढ़ गया है सरकार पर जिसकी वजह से सरकार इसको नहीं चला पा रही है? दरअसल लोकतंत्र प्रहरी योजना में वो तमाम लोग आते हैं जो इमरजेंसी के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान इमरजेंसी के विरोध में कुछ लोगों को जेल में डाला गया था और उनमें भाजपा के लोग भी थे, कुछ अन्य लोग भी थे। और ऐसे में जब अभी पूर्व की जयराम सरकार ने एक योजना लाई थी, लोकतंत्र प्रहरी योजना, और इस योजना के तहत 10,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति अब क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी, उस दौरान जो लोग उस विरोध में जेल में डाले गए थे उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से लाई गई थी, लोकतंत्र प्रहरी योजना। उसी को कांग्रेस की सरकार ने बंद किया, सुक्खू सरकार ने बंद किया, और उनका ये कहना है कि ये अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार को जरूरत नहीं लग रही कि ये स्कीम को चलाया जाए, और ताकि स्टेट को जो है माली बोझ है उससे भी बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर, एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ऑपरेशन ऑल आउट पर बड़ी खबर। इस साल 27 आतंकियों को किया गया ढेर, मारे गए आतंकियों में 8 मकामी आतंकी हैं शामिल, जबकि 19 आतंकियों का पाकिस्तान से ताल्लुक है। गुज़श्ता साल 187 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की ऑपरेशन ऑल आउट पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस साल 27 आतंकियों को ढेर किया गया है और मारे गए आतंकियों में 8 मकामी हैं आतंकी शामिल है, और जबकि 19 आतंकियों का पाकिस्तान से ताल्लुक है। और गुज़श्ता साल 187 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो पंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।